वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, कल अपन ने जो है शुरुआत की थी एनक्लेक्स की, उसके गोल्डन की पॉइंट्स की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपन ने स्टार्ट किया था एमएसएन का, उसकी क्लास आज सेकंड होने वाली है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी जुड़ जाएं हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की क्लास नंबर ये सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जुगुलर वेन डिस्टेंशन इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म और न्यूमोथोरैक्स। क्योंकि जुगुलर वेन डिस्टेंशन जो है वो सिम्टम होता है राइट साइड हार्ट फेलियर का। किसका होता है? राइट साइड हार्ट फेलियर का होता है। कि जुगुलर वेन डिस्टेंशन सिम्टम नहीं होता एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म का। अब एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है आगे भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो आवर्टा होता है, एब्डोमिनल आवर्टा होता है, एब्डोमिनल जो आवर्टा होता है, एब्डोमिनल आवर्टा में क्या हो जाएगी? आउट पाउचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आउट पाउचिंग हो जाएगी, जिसको आगे अपन अच्छे से देखने वाले हैं। नेक्स्ट ए मायोकार्डियल, नेक्स्ट है कि ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे एमआई कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इफ सीवियर इनफ कैन प्रोग्रेस टू हार्ट फेलियर। एमआई काफ़ी होता है हार्ट फेलियर के लिए। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज आपको मिलने वाला है यहाँ पर, और आपके एग्ज़ाम के लिए, नोर सेट के लिए बहुत अच्छा डाटा, बहुत सफिशिएंट डाटा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर। जुगुलर वीनस प्रेशर इज़ मेजर्ड विद ए हेड ऑफ द बेड इंक्लाइन बिटवीन 15 से 30 डिग्री। कि जुगुलर वेन प्रेशर में क्या होता है कि जो हेड होता है वो क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्लाइन करेंगे 15 से 30 डिग्री पर। देन ए सेंटीमीटर रूलर इज यूज टू ऑब्टेन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्टर्नल एंगल्स। जो होता है स्टर्नल एंगल से जो है फिर अपन क्या करेंगे, जुगुलर वेन प्रेशर जो है मापते हैं पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पल्सेशन, पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पल्सेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि द एपिकल पल्स इज मोस्ट एक्यूरेट। कि जो एपिकल पल्स होती है, कौन सी पल्स? एपिकल पल्स इज मोस्ट एक्यूरेट होती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्यूरेट पल्स होती है, पॉइंट इन द बॉडी। इसमें जुगुलर वेनस प्रेशर में, जुगुलर वेनस जो प्रेशर के अंदर होता है वो एपिकल जो पल्स होती है, एपिकल पल्स जो होती है, एपिकल जो पल्स होती है मोस्ट एक्यूरेट होती है, मोस्ट एक्यूरेट होती है। चलिए, द रेडियल पल्स रेट कैन बी अफेक्टेड बाय द कार्डियक एंड वैस्कुलर डिजीज, देयरफॉर इट इज वुड नॉट ऑलवेज एक्यूरेटली डेपिसिट द हार्ट रेट। कि जो रेडियल पल्स जो होती है, रेडियल जो पल्स रेट जो होती है वो अफेक्ट करती है किसे? कार्डियक और वैस्कुलर डिजीज को अफेक्ट करती है। देन वुड नॉट ऑलवेज एक्यूरेटली डेपिसिट द हार्ट रेट। हार्ट रेट से एक्यूरेटली क्या नहीं होती? डेपिसिट नहीं होती। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द हार्ट कंटेन 4 वाल्व। हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं। कितने? ये मैं बता चुका हूँ, पहले अच्छे से बताने वाला हूँ। हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं। ये मान के चलो कि ये हार्ट है, हार्ट में ये वाल्व हो गया एक,
ये कौन सा वाल्व है भैया, ये कौन सा है बताइए कमेंट कर कर। और फिर यहाँ से जो निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ पर वाल्व होता है और आउर्टा में भी वाल्व होता है। अब मुझे कमेंट करके बताएं इन वाल्व के नाम कि कौन सा तो मिट्रल होता है, कौन सा ट्राइकस्पिड होता है। चलिए उसी की बात हो रही है कि टू आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड, और टू सेमिलुनार वाल्व, पल्मोनिक एंड आवर्टिक। ये होते हैं 4 वाल्व होते हैं। चलिए नीचे थोड़ा सा इमेज में देख लेते हैं कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये पल्मोनिक वाल्व है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये जो होती है इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब समझ में आ गया होगा, शायद आपको आंसर मिल गया होगा। मान के चलो ये क्या है, हार्ट है। तो यहाँ पर कैसा वाल्व होता है दोस्तों, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होता है। ये कैसा है, ट्राइकस्पिड, और ये वाला कैसा है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। अब बाइकस्पिड वॉल्व को और क्या कह सकते हैं, मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्या है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर जो वाल्व होगा वो सेमिलुनार वाल्व है। कौन सा होगा, कौन सा होगा फ्रेंड, पल्मोनरी वाल्व होगा। पल्मोनरी वाल्व होगा। और यहाँ से जो आवर्टा निकलती है, यहाँ से जो आवर्टा निकलती है, यहाँ से जो आवर्टा निकलती है वो आवर्टिक वाल्व होगा, आवर्टिक वाल्व होगा। ये वाल्व कौन सा होगा, ये आवर्टिक वाल्व होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ये वाल्व कैसे काम करते हैं। कि द आवर्टिक वाल्व प्रिवेंट, आवर्टिक जो वाल्व होता है, जैसा अपन ने बात की, जैसे ये हार्ट था, ये आवर्टा है, ये आवर्टा, और ये जो वाल्व है ये आवर्टिक वाल्व है। ठीक है फ्रेंड्स, आवर्टिक वाल्व है। ये क्या करता है, बैक फ्लो फ्रॉम द आवर्टा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो ब्लड है यहाँ पर, ये क्या करेगा, यहाँ से बैक फ्लो मारेगा, तो ब्लैक फ्लो मारेगा तो ये क्या, क्लोज हो जाएंगी, और ये क्लोज हो जाएंगी तो ये बैक फ्लो को जो है प्रिवेंट करता है कहाँ पर आने में, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर। ठीक है, इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने से प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। नेक्स्ट थोड़ा सा इमेज में बताना चाहूँगा आपको मैं, ये कि जैसा आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, आवर्टा है, ये आवर्टा। तो ये ब्लड का जो है वो बैक फ्लो नहीं होने देता, यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में ये नहीं आने देगा, प्रिवेंट कर देता है। चलिए नेक्स्ट, द पल्मोनिक वाल्व पर प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी इनटू राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल, जो पल्मोनिक वाल्व होता है वो क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी से वापस जो बैक फ्लो होगा उसको प्रिवेंट करेगा क्लोज होकर। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम। और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या काम करेंगे, अब ट्राइकस्पिड वाल्व क्या काम करेंगे, चलिए थोड़ा सा मैं उसका बारे में बता देता हूँ। जैसे मानो ये हार्ट है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, अब ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ़्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्राइकस्पिड वाल्व ये है। अब ये वाल्व क्या करेंगे, ये ट्राइकस्पिड जो वाल्व है ये क्या काम करते हैं, ये क्या करेंगे, आप देखिए कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से ये ब्लड पड़ा है, ये वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब ये क्लोज हो जाएंगे तो ये वापस नहीं जा पाएगा, कहाँ पर, राइट एट्रियम में।
तो ये राइट एट्रियम में इसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। नेक्स्ट, ऐसा ही सेम ये है कि मिट्रल वॉल्व जो होते हैं, मिट्रल वॉल्व जिसे कहते हैं, ये मिट्रल वॉल्व है, तो यहाँ से ये ब्लड को वहाँ जाने में प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पर प्रिवेंट करेंगे लेफ्ट एट्रियम में जाने पे, तो वो कहलाएगा क्या, ये जो मिट्रल वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मिट्रल वॉल्व इज आल्सो कॉल्ड, मैं बता चुका हूँ कि मिट्रल वॉल्व जो है वो आल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड और लेफ्ट एंड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या बाइकस्पिड कहलाता है, मैं बता चुका हूँ मिट्रल वॉल्व, और क्या कहलाता है, लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये भी याद रखना। ठीक है, बिकॉज द आर्ट्रिया ओनली हैव, आर्ट्रिया जो है ओनली हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, आर्ट्रिया वेंट्रिकल्स में ब्लड पंप करता है। देयर वॉल्व आर रिलेटिवली थिन, इसकी जो वॉल्व होती है वो पतली होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जैसा कि अपन ने बात किया था, चाहे ऐसे मान लो, सॉरी ऐसे नहीं मानेंगे अपन, चलिए अपन ऐसे डिस्कस करते हैं इसको कि ये ऐसे याद करो आप। ठीक है, हाँ, कि द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होगी वो कैसी होगी भाई, थोड़ी सी मोटी होगी एज कंपैरिजन राइट वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम्स। बिकॉज, क्यों होगी, रीजन क्या है, ये मोटी क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, यहाँ से आवर्टा निकलती है, क्या निकलती है, आवर्टा निकलती है, और आवर्टा क्या करती है, पूरी बॉडी को ब्लड पंप करती है, पूरी बॉडी को, टिश्यू को ब्लड देती है। उसके लिए इसको बार बार क्या करना पड़ता है, पंप होना पड़ता है, बार बार पंप होएगी तो ये क्या है, इसकी जो वॉल्व है वो थिक हो जाएगी, वॉल्व जो है वो थिक हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिकेस्ट ऑफ द एनी ऑफ द चैम्बर हार्ट, बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। सेम ऐसा ही होगा इसमें, कैसे होगा सर, कि द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल की जो वॉल्व है आर थिकर, मोटी, देन दूज आर द आर्टरिया, बिकॉज द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को ब्लड देगा, जिससे लंग्स में जाएगा ब्लड, किस में, लंग्स से जाएगा, लंग से प्योर होकर किस में आ जाएगा भाई, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। चलिए, अब है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और राइट साइड हार्ट फेलियर क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर के बारे में बताऊँ तो लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पल्मोनरी कंजेशन होगा। क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, पल्मोनरी कंजेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब पल्मोनरी कंजेशन कैसे होगा, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या होगा, तो बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको कि इसके अंदर पल्मोनरी कंजेशन में क्या कफ देखने को मिलेगा, क्रैकल्स देखने को मिलेंगे, वीजिंग साउंड, ब्लड टिंग स्पुटम और टैकिपनिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, ऑर्थोपनिया और प्रोक्जुमल नोक्चुरनल डिस्पनिया। इसके अंदर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर वो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्या पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। साइनोसिस देखने को मिलेगी, फैटिग्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें एक्सटर्नल
एक्सेशनल डिस्पनिया देखने को मिलेगा और टैकीकार्डिया इसमें देखने को मिलता है। ये बात होती है लेफ्ट साइड का जब हार्ट फेल हो जाता है तब की, कि लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो गया। अब बात करते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि राइट साइड हार्ट फेलियर को कोर पल्मोनल भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कोर पल्मोनल भी कहते हैं, राइट साइड हार्ट फेलियर या कोर पल्मोनल भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यस कोर पल्मोनल भी इसे कहते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्टेंशन पाया जाता है जुगुलर वेन में। अब जुगुलर वेन है उसमें डिस्टेंशन पाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, और इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला। अपन देख रहे थे राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। चलिए अब दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर राइट हार्ट फेलियर की, है ना। राइट हार्ट फेलियर देखते हैं सबसे पहले तो अपन। तो राइट हार्ट फेलियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, राइट हार्ट फेलियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इसमें जनरलाइज्ड एडिमा पाया जाता है। क्या? जनरलाइज्ड एडिमा। अब जनरलाइज्ड एडिमा जिसे क्या कहेंगे? एनासार का। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरे की बात करें, दूसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है यहाँ से कि इसमें पिटिंग एडिमा मोस्ट कॉमन बिलो नी क्या पाया जाएगा इसमें? पिटिंग एडिमा। क्या होगा फ्रेंड्स? पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा इसमें, पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जुगुलर वेन का डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। जुगुलर वेन का, जुगुलर जो वेन है, जुगुलर वेन जो है उसका क्या मिलेगा? डिस्टेंशन। जुगुलर वेन का डिस्टेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें और इंपॉर्टेंट डाटाज निकालें तो इसके अंदर नोक्चुरनल डायायूरेसिस देखने को मिलेगी। क्या? नोक्चुरनल डायायूरेसिस, नोक्चुरनल डायायूरेसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर एस्काइटिस की प्रॉब्लम्स, एस्काइटिस देखने को मिलेगा। कुस्माल रेस्पायरेशन, कुस्माल रेस्पायरेशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, डिस्टेंशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरवीएफ के बारे में, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के बारे में, राइट हार्ट फेलियर के बारे में, राइट हार्ट फेलियर के बारे में। और इसको कोर पल्मोनल भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं? कोर पल्मोनल, कोर पल्मोनल भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये था आरएचएफ, राइट हार्ट फेलियर। अब बात करेंगे लेफ्ट हार्ट फेलियर की। आप इसको नोट डाउन करें क्योंकि ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, LHF, लेफ्ट हार्ट फेलियर की बात करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो मैं आप डिस्कशन करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ इसमें, क्या?
पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशंस होगा। अब पल्मोनरी कंजेशंस की वजह से इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, चलिए डिस्कस करते हैं। पल्मोनरी कंजेशंस की वजह से यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, डिस्पनिया हो गया। इसके अलावा क्रेकल साउंड आएंगी, क्रेकल साउंड। नेक्स्ट इसके अंदर फ्रूदिस्पुटम, फ्रूदिस्पुटम देखने को मिलेगा। ब्लड टिंक्ड स्पुटम, ब्लड टिंग स्पुटम देखने को मिलेगा। पिंक कलर का होगा, पिंक कलर। नेक्स्ट और क्या मिलेगा, और इसमें टैकीकार्डिया, और इसमें प्रोक्सिमल नोक्चुरल डिस्पनिया भी देखने को मिलेगा, डिस्पनिया भी देखने को मिलेगा। ये इम्पोर्टेंस है इसके लिए। पल्मोनरी एडिमा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि पल्मोनरी एडिमा तो होगा ही होगा। पल्मोनरी एडिमा भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर ही है नेक्स्ट पॉइंट, यही है नेक्स्ट पॉइंट, कि द क्रेकल्स इन द लंग्स, क्रेकल्स इन द लंग्स आर द क्लासिकल साइन ऑफ किसका, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर जो है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का क्लासिकल साइन है, क्या है, क्लासिकल साइन है वो क्या है, क्रेकल्स है। जब अपन स्टेथोस्कोप से लगाकर देखेंगे तो अपने को बुलबुले की आवाज़ सुनाई देगी, क्रैकल्स की आवाज़ आती है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट एक्यूरेट एरिया ऑफ ऑन द बॉडी, मोस्ट एक्यूरेट एरिया ऑन द बॉडी टू असेस करने के लिए, कि बॉडी का जो मोस्ट एक्यूरेट एरिया है जिसको असेस करना है, डिपेंडेड एडिमा इन बेड रिडन क्लाइंट सैक्रल एरिया होता है। कि जो बेड रिडन पेशेंट होता है, बेड रिडन में जो बेड से नहीं हिलडुल सकता, उसके लिए अपन कैसे देखेंगे, कैसे असेस करेंगे, कौन से एरिया को असेस करेंगे, तो बेड रिडन पेशेंट के सैक्रल जो एरिया होता है, सैक्रल एरिया को असेस करेंगे कि वहाँ पर डिप एडिमा है कि नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सैक्रल और डिपेंडेंट एडिमा इज सेकेंडरी, सैक्रल और डिपेंडेंट एडिमा इज सेकेंडरी टू द राइट साइड हार्ट फेलियर। तो ये राइट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है, जिसे एना सार्का कहते हैं, एना सार्का कहते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको। इनएडिक्वेट डीएक्टिवेशन ऑफ, इनएडिक्वेट डीएक्टिवेशन ऑफ, डीएक्टिवेशन का मतलब क्या है, कि डीएक्टिवेट हो जाना ऑफ एल्डोस्टेरोन, किसका, एल्डोस्टेरोन का क्या हो जाना, डीएक्टिवेट हो जाना। एल्डोस्टेरोन डीएक्टिवेट हो गया बाय द लीवर आफ्टर राइट साइड हार्ट फेलियर लीड्स टू फ्लूइड रिटेंशन। अब ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। तो डीएक्टिवेट होने से क्या होगा, कि ये जो फ्लूइड का जो है रिटेंशन करेगा, फ्लूइड का क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, रुकेगा फ्लूइड। जब फ्लूइड रुकेगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा, फ्लूइड रुकेगा, फ्लूइड रुक गया, फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा बॉडी से। अब फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा तो मान लो इसमें क्या हुआ, यूरिन है। अब यूरिन क्या है, बाहर नहीं पास आउट हो रहा, तो क्या कहलाएगा, ओलिगोयूरिया, ओलिगोरिया। ठीक है, क्या होता है ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया लेस देन 400 ml यूरिन
पास आउट, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml ओलिगो यूरिया कहलाता है, क्योंकि फ्लूइड का रिटेंशन हो गया। अब फ्लूइड रिटेंशन होगा तभी तो एडिमा होगा। चलिए नेक्स्ट, तो राइट साइड हार्ट फेलियर में फ्लूइड का रिटेंशन होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट डीएक्टिवेशन, कि एल्डोस्टेरोन जो है उसका डीएक्टिवेशन इनएडिक्वेट होता है, अपर्याप्त होता है, प्रॉपरली वो डीएक्टिवेट नहीं हो पाता। इसलिए एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, जो है फ्लूइड्स को रोक कर रखेगा, वो बाहर नहीं निकलने देगा, तो ओलिगोयूरिया हो जाएगा। चलिए एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, देखिए एडिक्वेट यूरिन आउटपुट चलिए बात करते हैं एडिक्वेट यूरिन आउटपुट की, कि एडिक्वेट यूरिन आउटपुट पर्याप्त, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, यूरिन आउटपुट सही आ रहा है। पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया आर नॉट एसोसिएटेड विद राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर से पोलीयूरिया नहीं होता, ओलिगोयूरिया जरूर होता है, ओलिगो जरूर होता है, पोली नहीं होता। पोलीयूरिया मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, कि पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया किसके एग्जाम्पल है, पोलीफेजिया ये है डायबिटीज़ मेलाइटस के साइन, क्लिनिकल साइन सिम्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम divided the arterial chamber helping them to contract the force of blood into the ventricles below, कि जब ऊपर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा कि इंट्रा आर्ट्रियल जो सेप्टम होता है, जो आर्टरिया को अलग करता है, राइट और लेफ्ट आर्टरिया को अलग करने का जो काम करता है, वो क्या करेगा, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल्स में ब्लड को भेजेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, उसे कहते हैं वेंट्रिकल फिलिंग, और उस टाइम जो आवाज़ आती है, साउंड आता है, वो S4 साउंड कहलाता है। ये भी ध्यान रखना, आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको। तो द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया सर्व एज वॉल्यूम रिजर्वायर फॉर द ब्लड बीइंग सेंड इनटू वेंट्रिकल्स, रिजर्वायर का काम करते हैं दोनों आर्टरियाँ, और जो कि वेंट्रिकल को ब्लड पंप करने का, ब्लड पहुंचाने का काम करेंगे। वेट गेन, नोजिया एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, जैसा अभी बात की थी अपन ने, इमेज में भी देखा था कि वेट गेन, नोजिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट कम हो जाना बोले तो ओलिगोयूरिया। अभी बात करिए ओलिगोयूरिया, ये किसका इफेक्ट है, ये राइट साइड हार्ट फेलियर का है। क्यों है राइट साइड हार्ट फेलियर, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या रुक जाएगा, एल्डोस्टेरोन रुकेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सारे पानी को रोक कर रखेगा, तो पानी को रोक कर रखेगा जिसकी वजह से एडिमा भी होता है। तो वेट गेन, जिसकी वजह से वेट गेन होगा, नोजिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा। चलिए कार्डियोमायोपैथी का नाम सुना होगा आपने। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायोपैथी का मतलब होता है मसल्स जो होती है हार्ट की, उसमें पैथी हो जाना, बोले तो वो मसल जो है वो मोटी हो जाएगी। यूजली आइडेंटिफाई सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, बिल्कुल ये कार्डियोमायोपैथी जो है वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का सिम्टम है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का सिम्टम है। चलिए लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कोज प्राइमरली पल्मोनरी सिम्टम्स, अरे अभी बताया था मैंने कि ये पल्मोनरी सिम्टम्स कोज करेगा रादर देन सिस्टमिक वंस। तो अभी मैंने आपको बताया ये पल्मोनरी कंजेशंस करता है, लेफ्ट साइड वाला क्या करता है, पल्मोनरी कंजेशन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सर सुना है। एंजाइना पेक्टोरिस डज नॉट कोज वेट गेन, नोजिया और डिक्रीज यूरिन आउटपुट। एंजाइना नहीं करती, ये जो काम करता है ये करता है कौन, ये जो काम करता है ये राइट हार्ट फेलियर करता है,
नेक्स्ट, एन इंक्रीज पी आर इंटरवल इज इंडिकेटिव द फर्स्ट डिग्री आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। जो पी आर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, पी आर का जो इंटरवल है वो किस में इंक्रीज होता है, इंटरवल जो है वो इंक्रीज होता है किसके अंदर होता है, तो वो होता है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के अंदर होता है। नॉर्मल साइनस रिदम एंड साइनस अरिथमिया प्रोड्यूस नॉर्मल पी आर इंटरवल्स, ये नॉर्मल पी आर इंटरवल प्रोड्यूस करता है। द पी आर इंटरवल इज इफ प्रेजेंट इज लेस देन 0.12 सेकेंड इन एक्सीलरेटेड जंक्शनल रिदम। नेक्स्ट देखते हैं द पोर्शन ऑफ द आवर्टा, कि जो आवर्टा का जो पोर्शन है, कि द पोर्शन ऑफ द आवर्टा का जो पोर्शन है डिस्टल टू द रीनल आर्टरी से डिस्टल होता है, इज मोर प्रोन टू एन्यूरिज्म बिकॉज, क्या आवर्टा का जो पोर्शन ऑफ द आवर्टा डिस्टल टू द रीनल आर्टरी से दूर होता है, इज मोर प्रोन, ज़्यादा प्रोन होता है किसके लिए, एन्यूरिज्म के लिए, किसके लिए, एन्यूरिज्म के लिए। बिकॉज द वेसल्स इज नॉट सराउंडेड, इसके पास में कोई वेसल्स नहीं होती, बाय स्टेबल स्ट्रक्चर अनलाइक द प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द आवर्टा। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अब कि एब्डोमिनल पेन जो होता है, नेक्स्ट अपन देखेंगे एब्डोमिनल पेन इज मोस्ट कॉमन सिम्टम इन क्लाइंट विद एब्डोमिनल आवर्टिक एन्यूरिज्म। एब्डोमिनल जो आवर्टा है उसमें क्या हो जाएगा, आउटपाउचिंग हो जाएगी, उसे एब्डोमिनल आवर्टिक एन्यूरिज्म्स कहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल सर्कुलेशन, ये जो नॉर्मल जो सर्कुलेशन है उसको डिस्टर्ब करेंगे एब्डोमिनल रीजन के अंदर। तो दोस्तों अभी तक आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र है नॉर्सेट के लिए। एनक्लेक्स आरएन के की पॉइंट्स अपन देख रहे हैं और ये की पॉइंट्स आपका रिवीजन बहुत अच्छे से करवा देंगे। आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। चलिए, एन आवर्टोग्राम जो होता है वो क्लियरली क्या करेगा, डिलाइनेट द वेसल्स एंड एनी एबनॉर्मलिटी। आवर्टोग्राम से अपने को क्या पता चलेगा कि जो भी वेसल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी है, वेसल्स के अंदर क्या है, एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटी का पता चलता है, एबनॉर्मलिटी का पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एब्डोमिनल आवर्टिक एन्यूरिज्म विल ओनली विजिबल। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते रहिए और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, लाइक करें। कि एब्डोमिनल आवर्टिक जो एन्यूरिज्म है विल ओनली बी विजिबल ऑन एन एक्सरे, इट इज़ कैल्सिफाइड। क्योंकि जो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरे में ही दिखेगी, एक्सरे में ही पता लगा सकते हैं इसका, क्योंकि ये कैल्सिफाइड होती है। सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सिटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड्स डू नॉट गिव ए डायरेक्ट व्यू ऑफ द वेसल्स एंड डू नॉट यील्ड एक्यूरेट ए डायग्नोसिस एंड ऑर्थोग्राम, कि ये एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं देगा। सिटी स्कैन और जो यूएसजी है अपने को इसका एक्सरे ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे के अंदर ही ये विजिबल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आवर्टिक एन्यूरिज्म को, एब्डोमिनल आवर्टिक एन्यूरिज्म को किससे डायग्नोज करते हैं, पहला ऑप्शन दे दे आपसे एक्सरे, दूसरा सिटी स्कैन, एमआरआई और यूएसजी, तो आप राइट आंसर कर आना एक्सरे को, क्योंकि एक्सरे ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रप्चर ऑफ एब्डोमिनल आवर्टिक एन्यूरिज्म इज ए लाइफ थ्रेटनिंग। अब ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है अगर एब्डोमिनल आवर्टिक एन्यूरिज्म जो है वो क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, वो क्या होगी, लाइफ थ्रेटनिंग होगी। हाइपरटेंशन शुड बी अवॉइडेड, हाइपरटेंशन को तो अवॉइड करना ही करना है। और कंट्रोल्ड इन क्लाइंट
विद एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म, जो जिसको एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म है उसमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना मस्ट है, मस्ट। नहीं तो क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। एन्यूरिज्म जो है, आर्टिक एन्यूरिज्म जो है वो क्या हो सकती है, वो रप्चर हो सकती है। और रप्चर होगी तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी, लाइफ थ्रेटनिंग है। अभी देखा ना, लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग। इट कैन कोज वीकेंड वेसल्स ऑफ द टू रप्चर, क्योंकि ये वेसल्स को वीक कर देगी जिससे कि वेसल्स रप्चर हो सकती है। और वेसल्स अगर रप्चर होती है वो होगी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब बात करते हैं कार्डियक अर्दमिया आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म से डायरेक्टली इसका कोई लिंक नहीं होता, डायरेक्टली इसका कोई लिंक नहीं होता भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये है नॉर्मल एब्डोमिनल आर्टा, ये नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट है जो ध्यान रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एब्डोमिनल आर्टा कहाँ पर होती है, सेंटर पार्ट पर होती है। ये नाभि है हमारी, नाभि से कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड होती है, ये ध्यान रखना, नाभि से लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कॉमन इलियाक आर्टरीज है, ये यहाँ पर राइट रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी से डिस्टल, डिस्टल अपने बात करी थी, एब्डोमिनल आर्टरी डिस्टल होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये सोजन्स आ गई, ये एडिमा हो गया किसके अंदर, ये देखिए डैमेज्ड आर्टिक वॉल्व डैमेज हो गई, इंफ्रारीनल एन्यूरिज्म, ये क्या है, इंफ्रारीनल एन्यूरिज्म्स कहलाता है। एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म हो गया। इमेज से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। चलिए मैं आपको की पॉइंट के साथ साथ कुछ थ्योरीज के पार्ट भी करवाने वाला हूं, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिले। और वो जो मैं थ्योरी के पार्ट करवाऊंगा मैं ऑन बोर्ड करवाने वाला हूं कि वो क्लासें भी आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। छोटी होगी, एक हर क्लास में एक डिसऑर्डर, एक डिजीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे, मज़ा आएगा दोस्तों। देखना बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ, बहुत ही जल्द ये चीज़ भी मैं शुरू करने वाला हूँ। क्लासें बनाकर एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की हर जो सिस्टम है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, लाइक एमआई है, हार्ट अटैक है, रोमेटिक हार्ट फीवर है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से ऑन बोर्ड पढ़ाने वाला हूं अच्छे से, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। चलिए, द आर्टा लाई डायरेक्टली लेफ्ट ऑफ द अम्बलाइकस, अभी यही बात मैं कर रहा था। ये देखिए ये लेफ्ट होता है, अम्बलाइकस से लेफ्ट साइड है कि आर्टा लाई डायरेक्टली लेफ्ट टू अम्बलाइकस। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कंजूसी ना करें। लाइक प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड मोर वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। तो व्हेन असेसिंग, जब अपन असेस करते हैं एक क्लाइंट को फॉर एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म, जिसको अपन किसी क्लाइंट को असेस करते हैं एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म के लिए, तो द एरिया ऑफ द एब्डोमन दैट इज मोस्ट कॉमनली पाल्पेट इज द मिड लोअर एब्डोमन। मिड लोअर एब्डोमन को पाल्पेट करेंगे टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन के लेफ्ट साइड में पाल्पेट कर देखेंगे कि उसको एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म्स है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन द वेसल्स, अगर अपन कंटिन्यू प्रेशर रखेंगे वेसल्स पर, वॉल फ्रॉम हाइपरटेंशन कोज द वॉल वीकेंड एंड एन्यूरिज्म टू अकर। अगर कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन द वेसल्स वॉल पर कंटिन्यू प्रेशर रहेगा फ्रॉम हाइपरटेंशन कोज, तो हाइपरटेंशन होने की वजह से वॉल पर वेसल्स की वॉल पर
कंटिन्यूस जो प्रेशर बना रहेगा उसकी वजह से वॉल जो होती है वो वीक हैंड एन्यूरिज्म कोज कर जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेरोस्क्लेरोटिक नाम आते ही याद रखना कि जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स में क्या क्या जम जाना, अरे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, दोनों साइड कैल्शियम का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक प्लेग बन जाएगा, एथेरोस्क्लेरोटिक हो जाएगा। चेंजेस कैन अकर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज एंड लिंक्ड टू एन्यूरिज्म but the link is not strong, it with hypertension। तो आप देख पा रहे होंगे, आगे मैं आपको विद इमेज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आप, ये क्या है, नॉर्मल आर्टरी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है। इसमें क्या हो गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्लेग आ गया। देखिए प्लेग जम गया ना, ये एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी है। कैसी एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी, प्लेग बन गया, तो प्लेग बन गया है तो आर्टरी नैरो हो गई। अब आर्टरी नैरो होगी तो ब्लड का प्रेशर लगेगा, हाइपरटेंशन होगा, ब्लड का प्रेशर लगेगा तो जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, आगे टिश्यू की डेथ होगी, इस्चेमिया कोज होगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है ये। चलिए अब बात करते हैं अपन हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन इज लिंक्ड टू मोर देन 50% ऑफ द क्लाइंट विद एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म से लिंक्ड होता है। ए ब्रूट इंपॉर्टेंट है, ए ब्रूट इज वेस्कुलर साउंड। ब्रूट कैसा है, एक वेस्कुलर साउंड है दैट रिफ्लेक्ट पार्शियल आर्टेरियल अकल्जन, जो पार्शियल आर्टेरियल अकल्जन को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट सीवियर लोअर बैक पेन, सीवियर लोअर बैक पेन indicate aneurysm rupture secondary to pressure being applied within the abdominal cavity, abdominal cavity। severe lower back pain indicate aneurysm rupture of secondary to pressure being applied within abdominal cavity is called, इसके सिम्टम है लोअर बैक पेन देखने को मिलेगा आपको, एब्डोमिनल साइड में लोअर बैक पेन एन्यूरिज्म्स में रप्चर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड व्हेन एन्यूरिज्म रप्चर। जब एन्यूरिज्म रप्चर हो गई तो ब्लड लॉस होगा। अब ब्लड लॉस होगा, शरीर से फ्लूइड का लॉस होगा, तो प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो या ब्लड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आफ्टर एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म, क्या ये तो हो गया, ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट सो ब्लड प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, तो द रेड ब्लड सेल काउंट इज डिक्रीज। रेड ब्लड सेल जो है फ्रेंड्स में, रेड ब्लड सेल काउंट इज डिक्रीज। आरबीसी का जो काउंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू ब्लड लॉस एंड आफ्टर द एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर बिकॉज द वेस्क्यूलर इज इंटरप्रिटेशन एंड ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट। तो आरबीसी तो कम होगी। अगर एब्डोमिनल आर्टिक जो एन्यूरिज्म है, AAA के नाम से भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये एन्यूरिज्म जो है, अगर इसमें क्या होगा, इस एन्यूरिज्म में क्या, ये रप्चर होगा। चलिए ये रप्चर हो गया। अब रप्चर हुआ है तो ब्लड का लॉस तो होगा, ब्लड का लॉस होगा। अब ब्लड लॉस होगा, ब्लड कम होगा तो आरबीसी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही तो कहना चाहता है ये पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल काउंट इंक्रीज, कि WBC बढ़ेगी, इंक्रीज आफ्टर द एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर सेल माइग्रेट टू द साइट ऑफ इंजरी, कि जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है।
इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। अब इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए WBC का बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है या होने वाला है या हो रहा है, क्योंकि WBC बढ़ेगी इन्फेक्शन को कम करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सिम्टम ऑफ द सीवियर लोअर बैक पेन, सिम्टम ऑफ सीवियर लोअर बैक पेन डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को। और डिक्रीज RBC काउंट, RBC काउंट को भी डिक्रीज करेगी। अब ब्लड प्रेशर और RBC काउंट दोनों डिक्रीज होंगे। मैं बता सकता हूँ क्यों होंगे, क्योंकि जैसे ही एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म जो है वो रप्चर हुआ, अब रप्चर होते ही ब्लड का लॉस होगा। अब ब्लड लॉस होगा तो दो चीज़ होगी, क्या? एक तो ब्लड प्रेशर कम होगा, दूसरी चीज़ होगी RBC का काउंट कम होगा। इंक्रीज होगी WBC, वाइट ब्लड सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इन्फेक्शन हो रहा हो, रप्चर हुई है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा हो। ये तीनों चीज़ इंडिकेट करती है, ये तीनों क्लिनिकल फीचर्स मान के चलिए आप किसके? एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म के, कि जब जब एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तब तब क्या होगा? तब तब ब्लड प्रेशर कम होगा, बिल्कुल RBC कम होगी और WBC बढ़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, क्योंकि आपको एनक्लेक्स RN के की पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आपका सिलेक्शन श्योर कर देंगे। यहीं से आएगा, थ्योरी के साथ साथ ये क्वेश्चंस भी आपके कवर हो रहे हैं। और दोस्तों मैं कुछ एक और नई चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी एक नई चीज़ भी स्टार्ट होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके लिए सब्सक्राइब करें, जल्दी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। उसकी प्रिपरेशन हमारे द्वारा की जा रही है, जल्दी अनाउंसमेंट की जाएगी। चलिए, रप्चर ऑफ रिपेयर्ड एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म, AAA एन्यूरिज्म इज मोस्ट कॉमनली कोज्ड बाय लीकेज ऑफ रिपेयर साइट। मोस्ट कॉमनली क्या कोज्ड करेगी? कि जहाँ से ये रिपेयर की है वहाँ से लीक हो जाएगी, लीक होगी, वहाँ से क्या होगी? लीक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा? सबसे पहले मुझे कमेंट करें सभी बच्चे, उसके बाद आगे का सेशन शुरू करते हैं। कि सबसे पहले आप बताइए अभी तक का सेशन कैसा लगा? ये एनक्लेक्स लेवल का नॉलेज है दोस्तों। एनक्लेक्स RN की पॉइंट्स अपन देख रहे हैं, जो कि एम्स के लिए, नोरसेट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे बेहतरीन बुक है। इससे बड़ी कोई बुक नहीं है दोस्तों जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए। ये शानदार तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको एनक्लेक्स के की पॉइंट्स। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ते हुए चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले टाइम में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपन। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं अपन मार्फन सिंड्रोम की। चलिए, मार्फन सिंड्रोम क्या होता है? मार्फन सिंड्रोम रिजल्ट इन डीजनरेशन हो रहा है भाई ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स का डीजनरेशन हो रहा है ऑफ आर्टिक मीडिया में। चलिए, इन द मोस्ट केस कार्डियोमायोपैथी एंड इटियोलॉजी इज वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल का यूज होता है कार्डियोमायोपैथी में। नेक्स्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ कार्डियोमायोपैथी कैसी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑल्दो द कोज इज नॉट एंटायरली नोन, इसके जो कोज है वो कंप्लीटली अननोन है, नॉन नहीं होते हैं।
कार्डियक डायलेशन एंड हार्ट फेलियर में डेवलप, इसमें कार्डियक का डायलेशन होता है और हार्ट फेलियर में डेवलप इन द मदर में हार्ट जो है हार्ट फेलियर डेवलप होता है ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द फर्स्ट फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ, इसमें देखने को मिलता है। कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो आपको थिकंड जो वीक वॉल दिख रही है, ये मोटी हो जाती है, ये वॉल्स ये मोटी हो जाती है सारी वॉल्स, इसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। आगे देखेंगे अपन कार्डियोमायोपैथी के बारे में भी देखेंगे आगे अपन, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या होता है। हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होता है हाइपरट्रोफी ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है इसमें क्या हो गया, हाइपरट्रोफी हो गई, और हाइपरट्रोफी होने से क्या होगा, ये मोटा हो गया एरिया, यहाँ का एरिया मोटा हो गया बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हार्ट फेलियर इज मोस्ट कॉमनली अकर्स इन हार्ट फेलियर इज मोस्ट कॉमनली अकर्स इन क्लाइंट विद कार्डियोमायोपैथी, कि जिनको कार्डियोमायोपैथी हुआ है उसमें हार्ट फेलियर के चांस सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चांस किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा चांस है हार्ट फेलियर के, हार्ट के फेल होने के चांस मोस्ट ऑफ है सबसे ज़्यादा। चलिए और क्या बात करते हैं, बिकॉज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स आर अफेक्टेड, इसमें स्ट्रक्चर तो अफेक्ट हो ही गई, दिख ही रहा है, स्ट्रक्चर अफेक्ट हो गई, जब स्ट्रक्चर ही अफेक्ट हो गई तो फंक्शन तो लॉस होगा ही होगा, फंक्शन भी अफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं दोस्तों। आप सभी जो है हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, कंप्लीट तैयारी। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन रिजल्ट फ्रॉम प्रोलोंग्ड मायोकार्डियल इस्चेमिया। अब एमआई जो है वो क्या करेगा, वो इस्चेमिया कोज करता है ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू एंड वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। इसके बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ आपको। पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट क्लाइंट विद पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जो पेरिकार्डियम है, लेयर है, उसके बीच में फ्लूइड्स पर जाता है, फ्यूजन हो जाता है, मोस्ट प्रीडोमिनेंट विद पेरिकार्डाइटिस। अब आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की बात करेंगे कि आर्ट्रियल जो फिब्रिलेशन होता है इस डिफाइन करेंगे, चाओटिक एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द आर्टियल टिश्यू देखने को मिलेगी। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा कि इसको डिफाइन करेंगे कि ये अनुपालना करती है, एसिंक्रोनस होती है, चाओटिक्स होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो आर्ट्रियल टिश्यू के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इनके जो है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इनके जो इमेज बेस क्वेश्चन अपन करेंगे तब इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी इमेज कैसी होती है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन इज चाओटिक रिदमिक विद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ। इन आर्ट्रियल फ्लटर देयर आर फ्लटर वेव्स, जिसे शॉर्ट टूथ क्या कहेंगे, जिसे शॉर्ट टूथ, अपीयरेंस में शॉर्ट टूथ दिखेगी, ये ऐसी लेयर दिखेगी, ये शॉर्ट टूथ ही है, ऐसी दिखेगी आपको ईसीजी में। पी वेव आर प्रेजेंट इन साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया में पी वेव प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पनिया कफ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग, वेट गेन, वीकनेस, एडिमा क्लासिकल सिम्टम है हार्ट फेलियर के। और कौन से हार्ट फेलियर के क्लासिकल सिम्टम है, ये है लेफ्ट हार्ट फेलियर के। अभी देख कर आए हैं ऊपर, पेरिकार्डाइटिस
is exhibited by feeling of fullness in the chest, feeling of fullness in the chest and auscultation of pericardial friction rub। बिल्कुल, पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड इफ्यूजन देखने को मिलता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब्स करेंगे, देखेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे चेस्ट का। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन इज यूजली एक्सिबिटेड बाय द हेडेक। हाइपरटेंशन में क्या क्या हो सकता है? हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है और फ्लसेस, फेस जो है फ्लस मारेगा, फ्लसेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन S4 हार्ट साउंड जो है, मैं अभी ऊपर बताया था मैंने आपको कि जब S4 हार्ट साउंड अकर्स कब आएगा? रिजल्ट ऑफ इंक्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कि S4 हार्ट साउंड कब सुनाई देगा? कि S4 हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देगा रिजल्ट इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर फीलिंग, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर फीलिंग आफ्टर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ये जो है अपन देख रहे हैं। इसमें क्या था? वेंट्रिकल जब फिल होते हैं, जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो वेंट्रिकल में आएगा आर्टेरियल ब्लड, तो उस टाइम जो आवाज़ आती है, साउंड आता है, वो साउंड S4 होता है। चलिए, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर फीलिंग इज रिलेटेड टू डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ द वेंट्रिकल्स, कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा टू वेंट्रिकुलर फीलिंग का, इज रिलेटेड टू डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ द वेंट्रिकल्स। डाइलेटेड आवर्टा कोज मर्मर, मर्मर कौन कोज करता है बताइए? मर्मर कोज करता है डाइलेटेड आवर्टा, डाइलेटेड आवर्टा जो है वो कोज करता है। या मैं बोलूं कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस मोस्ट कॉमन कोज होता है, मिट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस हो जाना, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में मोस्ट कॉमनली मर्मर साउंड आता है। नेक्स्ट, S4 हार्ट साउंड इज नॉट हियर्ड इन नॉर्मली फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। जब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तब अपन नहीं सुन पाएंगे। द प्राइमरी गोल इज ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी। प्राइमरी गोल क्या रहेगा? प्राइमरी गोल है ट्रीटमेंट करना किसका? कार्डियक मायोपैथी का। द प्राइमरी गोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी आर इज इम्प्रूव मायोकार्डियल फीलिंग एंड कार्डियक आउटपुट। कुछ पॉइंट्स और देखेंगे, देन उसके बाद अपन अपना समाप्त करेंगे आज का लेक्चर। प्राइमरी गोल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोमायोपैथी। जब कार्डियोमायोपैथी का जो ट्रीटमेंट करते हैं तो प्राइमरी जो अपना गोल रहेगा, जो टारगेट रहेगा, इम्प्रूव मायोकार्डियल फीलिंग। जो मायोकार्डियल फीलिंग है उसको इम्प्रूव करेंगे और कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, कि द ओनली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर कार्डियोमायोपैथी दैट कैन नॉट बी कंट्रोल medically it is heart transplant because the damage of the heart muscles are irreversible। ये irreversible होता है फ्रेंड्स। कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो अपन मेडिकेशन से उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ये जो होती है इरिवर्सिबल होती है, बोले तो वापस सही नहीं होगी ये मसल्स। ये जो कार्डियक मसल्स जिसके अंदर हार्ट की जो मसल्स है ये डैमेज हो चुकी है, ये वापस रिकवर नहीं हो सकती। इसका एकमात्र जो इसका ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। और सर्जिकल कर क्या कि द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग इज द सर्जिकल इंटरवेंशन यूज्ड फॉर एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल्स। सर्जिकल इंटरवेंशन होगा, बाईपास ग्राफ्ट होगा, बाईपास ग्राफ्टिंग। इस्चेमिक चेंजेस आर बाईपास ग्राफ्टिंग, इस्चेमिक चेंजेस आर। चलिए इतना ही करते हैं आज का, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। चलिए आज इतना ही लेकर चलते हैं, क्लास लंबी हो चुकी है। और जो है आज का सेशन कैसा लगा आप बताना दोस्तों। आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि एनक्लेक्स आरएन का एनक्लेक्स आरएन के गोल्डन की पॉइंट्स अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि कल अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास में अपन ने पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देख लिया है अच्छे से, एनक्लेक्स के सारे की पॉइंट्स देख लिए हैं। बाकी कुछ बचा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं ऑन बोर्ड आपको करवा दूंगा। वो ऑन बोर्ड आपको मैं करवाने वाला हूँ, ऑन बोर्ड भी मैं आपको कुछ करवाने वाला हूँ, थ्योरी के कुछ पार्ट्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे।
दोस्तों सिलेक्शन थ्योरी को अच्छे मजबूत करने से होगा। मैं ये नहीं कहता कि एमसीक्यू प्रैक्टिस मत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, लेकिन दोस्तों थ्योरी कवर जरूर करनी है। बिना थ्योरी के एमसीक्यू नहीं होंगे, बिना थ्योरी के एमसीक्यू अधूरे हैं। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, घुमा दो फिरा दो कुछ भी कर दो, अगर थ्योरी मजबूत है तो आप गलत नहीं करोगे उसे। तो चलिए रोजाना सुबह 10 बजे रेडी रहा करो दोस्तों, रोजाना सुबह 10 बजे। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो कंटिन्यू जुड़े रहना, तभी फायदा होगा। ये नहीं है कि एक क्लास देख ली दूसरी नहीं देखी, फिर कभी जाकर 5वीं 6ठी क्लास देख ली, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सिलेक्शन चाहिए आपका। मैं ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ, 1 घंटे, लास्ट 1 घंटा, उससे ज़्यादा समय नहीं लेता। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि एनक्लेक्स के की पॉइंट्स आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, आप खुद भी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से कवर हो रही है। बाकी मैं आपको ऑन बोर्ड भी आकर थ्योरी कवर करवा दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप सभी जो है सेलेक्ट हो सके, आपका सपना पूरा हो सके। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देगा, मुझे मोटिवेशन देगा फ्रेंड्स। एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देगा। तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें। बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।